यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और क्लास में जेनेटिक्स के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं अभी आनुवंशिकी के बारे में। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, ठीक है। लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं मेंडल के कार्यों के बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज मेंडल। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे सबसे पहले जेनेटिक्स के क्षेत्र में। मटर के पादप का इन्होंने चयन करा था। मटर के पादप का चयन क्यों करा था वो सब कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जिस समय मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करे थे, जिस समय मेंडल ने अपने कार्य करे थे, प्रायोगिक कार्य करे थे, जिनके द्वारा उन्होंने ये समझाया था कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि लक्षण अपने जनकों से संततियों तक पहुंचते हैं, किस तरह से वंशागत होते हैं, ठीक है। क्या कारण है उसका कि लक्षण अपने जनकों से संततियों तक पहुंचते हैं, ये सब कुछ उन्होंने समझा दिया था अपने प्रयोगों के द्वारा। लेकिन जिस समय इन्होंने अपने ये एक्सपेरिमेंट करे थे, जिस तरह से इन्होंने समझाया था, ठीक है, वो क्या था, समय के अनुसार उस टाइम के अनुरूप बहुत ज्यादा हार्ड था, ठीक है। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनके समकालीन जो और वैज्ञानिक थे, मेंडल के समय पर और जो अन्य वैज्ञानिक थे, उनको ये अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या अन्य वैज्ञानिक, दूसरे जो वैज्ञानिक थे, वो इनके प्रायोगिक कार्यों को ठीक से नहीं समझ पाए, ठीक है। इसी कारण से जब इन्होंने आनुवंशिकी के क्षेत्र में अपने जो प्रयोग करे थे, उनको मेंडल के समय पर कोई महत्व नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि अन्य वैज्ञानिकों को समझ में ही नहीं आया। बहुत ज्यादा जटिल थे इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे, उनको समझने में अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के पश्चात लगभग 35 वर्ष के बाद दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा भी प्रयोग किए गए जेनेटिक्स के क्षेत्र में, आनुवंशिकी के क्षेत्र में दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग करे गए। जब उन प्रयोगों को देखा गया दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उन्होंने इन दूसरे वैज्ञानिकों के जो प्रायोगिक कार्य थे, ये सिमिलर थे मेंडल के द्वारा किए गए प्रायोगिक कार्यों से। तो उन्होंने फिर समझा, उनको समझ में आया दूसरे वैज्ञानिकों की, मेंडल ने जो अपने प्रायोगिक कार्य करे थे वो एकदम सटीक थे, एकदम सही थे, लेकिन उनके समय पर जो प्रयोग किए गए थे तो उनको समझा नहीं गया दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा, इसलिए उनको मान्यता प्रदान नहीं की गई। लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा दोबारा से वही प्रायोगिक कार्य किए गए जो मेंडल बहुत पहले कर चुके थे, ठीक है, तो उसके पश्चात मेंडल के जो कार्य किए गए थे उनको महत्व दिया गया और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना गया, ठीक है। तो जो ये दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के कार्यों को दोबारा से किया, दोबारा से आनुवंशिकी के क्षेत्र में प्रयोग करे, और इनकी वजह से मेंडल के कार्यों को महत्व प्रदान किया गया। ये क्या है, मेंडल के पुनः खोजकर्ता, आनुवंशिकी पुनः खोजकर्ता के नाम रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो तीन अलग अलग वैज्ञानिक थे, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर अपने प्रयोग करे थे, जो कि क्या थे, और मेंडल के कार्यों से समान थे। जैसे कि ह्यूगो डी व्रिज, हॉलैंड के, हॉलैंड, कार्ल कोरेंस जर्मनी, एरिक वॉन शेरबैक ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये तीन वैज्ञानिक थे। इन तीन वैज्ञानिकों ने अलग अलग सेपरेटली, स्वतंत्र रूप से अपने प्रयोग करे थे इसे, और ये क्या थे, जेनेटिक्स से या मेंडल के कार्यों से समान थे। इसलिए इन तीनों वैज्ञानिकों को मेंडल के पुनः खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोबारा वो प्रयोग करे जो मेंडल बहुत पहले कर चुके थे, ठीक है।
इसलिए इनको मेंडल के पुनः खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद देखिए जो मेंडल ने प्रयोग करे थे, जो मेंडलिज्म थे, मेंडलिज्म लॉ, मेंडल के लॉ, ठीक है, उनमें सबसे पहले तो देखिए एक संकर संकरण, ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक्स से संबंधित है, कुछ शब्दावलियां हैं। एक संकर संकरण, दूसरा द्विसंकर संकरण, इसी तरह से त्रिसंकर संकरण, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, देखिए जो जीन शब्द है, जो ये जीन शब्द है, इसके खोजकर्ता या जीन शब्द को सबसे पहले यूज किया था वो थे जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का सबसे पहले उपयोग करा था। ठीक है, जीन शब्द के पहले एक शब्द यूज में किया जाता था जिसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, कारक। जब जीन शब्द नहीं था तो उससे पहले इसकी जगह यूज किया जाता था कारक या फैक्टर वर्ड को। ठीक है, तो देखिए हर एक लक्षणों के लिए दो फैक्टर्स पाए जाते हैं, दो कारक पाए जाते हैं, जीन या दो जीन्स बोल सकते हैं, दो फैक्टर पाए जाते हैं जीवों के अंदर। जैसे कि 7 विप्रियासी लक्षणों के बारे में हमने बात की थी मटर के अंदर, तो उन 7 विप्रियासी लक्षणों से संबंधित 14 कारक पाए जाएंगे, क्योंकि एक के 2 कारक होते हैं तो 7 के 14 कारक। ठीक है, लंबाई के संबंधित, लेंथ से, हाइट से संबंधित 2 कारक होंगे, जिनमें से एक को कैपिटल टी से दूसरे को स्मॉल टी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फैक्टर। अब देखिए एक संकर संकरण में क्या होता है, एक संकर संकरण में जब एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को लेकर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो संकर पता होना चाहिए हाइब्रिड क्या होता है। जब दो अलग अलग तरह के कारक किसी एक जीव के अंदर पाए जाते हैं तो इस तरह के जीव को हम संकर या हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा कि ये हाइब्रिड वैरायटी है, संकर टमाटर सुने होंगे आपने। ठीक है, सब्जी मंडी में सुने होंगे आपने कि ये हाइब्रिड टमाटो है, हाइब्रिड पोटैटो, या आज के समय पे हाई जेनेटिक वेजिटेबल्स आ रही हैं। ठीक है, वैरायटीज की आ रही हैं। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि इन प्लांट्स के अंदर कोई बाहरी जीन को भी हमने क्या करा है, ट्रांसफर करा है। ठीक है, विदेशी या फिर कोई बाहरी फॉरेनर जीन्स को हमने प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और इस कारण से उस पौधे के अंदर खुद के जीन्स के अलावा बाहरी जीन्स भी आ गए। ठीक है, खुद के फैक्टर तो उसके अंदर है ही, खुद का जेनेटिक मटेरियल तो है ही है, इसी के साथ साथ उसके खुद के जेनेटिक मटेरियल के साथ में किसी वांछित लक्षणों वाले, उपयुक्त अच्छे लक्षणों वाले जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक लक्षण को भी उसके अंदर निवेशित करा दिया गया। इस तरह से जो प्लांट बनता है या जो जीव बनेगा उसे हम कहेंगे हाइब्रिड या फिर संकर जीव। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मिक्सचर है, 2 तरह के आनुवंशिक लक्षणों से बना हुआ है। खुद के आनुवंशिक लक्षण तो उसके अंदर है ही है, इसी के साथ साथ कुछ अच्छे लक्षणों वाले बाहरी आनुवंशिक या जेनेटिक मटेरियल को भी उसके अंदर हमने क्या करवा दिया, प्रवेशित करवा दिया, और इस तरह से जो जीव बना वो क्या है, हाइब्रिड होता है या संकर होता है। ठीक है, अब देखिए एक संकर संकरण में क्या होता है, जब एक विप्रियासी जोड़ी लक्षणों को लेकर अध्ययन किया जाता है या क्रॉस करवाया जाता है जीवों के मध्य। ठीक है, तो जो जीव हमें प्राप्त होता है, इस तरह का जो क्रॉस है, संकरण है, उसे हम कहेंगे एक संकर संकरण। देखिए संकर और संकरण, संकरण में क्या होता है या क्रॉस क्या होता है, 2 अलग अलग वैरायटीज के मध्य क्रॉस करवाना, उनको निषेचन करवाना, फर्टिलाइजेशन करवाना, वो क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है, संकरण कहलाता है। और संकरण के आगे नाम लग गया एक संकर। तो एक संकर में मतलब क्या हो गया, एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को लेकर जब 2 अलग अलग
पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाएगा, संकरण करवाया जाएगा, निषेचन करवाया जाएगा, तो इस तरह के निषेचन को या संकरण को हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। और जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर दो पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे हम कहते हैं द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये शब्दावलियां हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि जेनेटिक्स से संबंधित है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अब देखिए एक संकर संकरण को अगर मैं आपको प्रयोग समझाऊं तो देखिए इस तरह से, ये कैपिटल की क्या है, कारक है, फैक्टर है, लेकिन आज हम इनको जीन्स के नाम से जानते हैं। मेंडल के समय में इनको कारक के नाम से बोला जाता था। ठीक है, तो ये दो कारक होते हैं और एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के लिए क्या है, संबंधित है, लंबाई से संबंधित है। कैपिटल की क्या है, लंबाई से संबंधित है। जिस पौधे के अंदर ये पाया जाएगा और कौन सी अवस्था है, होमोजाइगस, समयुग्मजीय अवस्था है, क्योंकि दोनों कारक क्या है, समान है, समयुग्मजीय अवस्था है ये। ठीक है, जो प्रभावी कारक होते हैं, प्रभावी और प्रभावी कारक क्या है वो आपको पता है। प्रभावी कारक होते हैं जो कि अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों के द्वारा प्रभावित हुए बिना ही अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं, वो प्रभावी कारक कहलाते हैं। और अप्रभावी कारक क्या होता है, रिसेसिव फैक्टर्स वो होते हैं जो कि दूसरे प्रभावी कारकों के द्वारा छिपा लिए जाते हैं, दबा लिए जाते हैं, या दूसरे प्रभावी कारकों की उपस्थिति में जो कारक अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता, वो क्या है, अप्रभावी कारक होता है या रिसेसिव फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कि स्मॉल टी। ठीक है, ये प्रभावी है, वो अप्रभावी है, दोनों ही क्या है, समयुग्मजीय अवस्था है, क्योंकि इसके अंदर भी एक ही तरह के कारक है, इसके अंदर भी एक ही तरह के फैक्टर्स है, तो ये भी होमोजाइगस स्टेज है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए ये द्विगुणित अवस्था है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपने पढ़ा था, सबसे पहले क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, मियोसिस डिवीजन जब होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। एक युग्मक ये है, एक युग्मक ये बना, कैपिटल डी दोनों अलग अलग हो गए। इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल टी अलग अलग हो गए, ये युग्मक बन गए। ये अवस्था थी द्विगुणित, डिप्लॉइड, ये क्या है, हैप्लॉइड है ये। ठीक है, गुणसूत्र आधे आधे हो गए, युग्मक बन गया, गैमेट बन गया यहाँ पर। अब ये गैमेट क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, संलयन करेंगे, फ्यूजन होगा इनमें। एक पौधा ये है जनक, एक पौधा ये है दूसरा। ठीक है, ये बोने पौधे हैं, ये लंबे पौधे हैं। देखिए मोनो एक संकर संकरण में हमने क्या पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर जब दो अलग अलग पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। ठीक है, तो ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, एक संकर संकरण का उदाहरण है। ये लंबे पौधे हैं, ये बोने पौधे हैं, लक्षण है कि लंबाई का एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। एक संकर संकरण में क्या था, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण को जब लेकर अध्ययन किया जाता है तो एक जोड़ी, एक पेयर कंस्ट्रक्शन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक जोड़ी लक्षण लंबाई का एक जोड़ी लक्षण ही है। ये लंबे पौधे हैं, ये बोने पौधे हैं, संबंधित तो लंबाई से ही बात कर रहे हैं ना, बात तो हम लंबाई से ही कर रहे हैं। ये लंबे पौधे हैं, ये बोने पौधे हैं। ठीक है, एक पौधा ये है, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। और इस तरह का जो क्रॉस होगा वो क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण। ठीक है, और द्विसंकर संकरण में क्या होगा, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर एक साथ अध्ययन किया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण। जैसे एक पौधा हम ऐसा लेंगे जिसके बीज क्या होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, जिसके बीज होते हैं गोल और उसका रंग क्या है, येलो। बीज गोल है और कलर क्या है, येलो है। दो लक्षणों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए एक तो लक्षण कौन सा है, शेप वाला, राउंड शेप है, आकार गोल है, और दूसरा क्या है, कलर की बात कर रहे हैं, रंग पीला है। एक पौधा ये, दूसरा पौधा कैसा होगा, झुर्रीदार और हरा। ठीक है, झुर्रीदार और हरा, समझ में आ रहा है। एक पौधा ये रहा, एक पौधा ये रहा। अब इनके मध्य हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो क्रॉस होता है, जो संकरण होता है, उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण, जिसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस करवाया जाता है।
एक साथ अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर दो जोड़ी प्रयासी लक्षणों को। एक जोड़ी कौन सा है, रंग वाला, रंग है ना, इसका रंग हरा, इसका रंग हरा, इसका सॉरी पीला और इसका हरा, कलर की बात हो गई एक जोड़ी। दूसरा आकार, गोल, इसका झुर्रीदार, दो। और यहाँ पर क्या था, केवल एक ही था लंबाई से, ये लंबे ये गोल है और कुछ नहीं था, इस तरह से। ठीक है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, समझ में आ गया। अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे युग्मकों का निर्माण किया था उसी तरह से यहाँ पर भी युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर भी। तो गैमेट्स देखिए कैसे बनेंगे, एक तो लक्षण है ये वाला, एक है ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एक आर को ले लेते हैं, फिर एक वाई को ले लेंगे, फिर दूसरे आर को लेंगे, फिर एक वाई को ले लेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये दो तरह के युग्मक बनेंगे यहां से। यहां पर भी ऐसी बात करें, एक आर इस तरह से, ये दो युग्मक यहां पे बने इस तरह से। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, आगे चलकर फर्टिलाइजेशन होगा, संलयन करेंगे इस तरह से। फर्दर जो भी होगा वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बात की है हमने कौन पुनर्खोजकर्ता थे मेंडल के, उनके बारे में, और फिर कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, प्रभावी कारक क्या होते हैं, डोमिनेंस फैक्टर। ठीक है, और अप्रभावी कारक क्या होते हैं। ठीक है, वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ और जेनेटिक से संबंधित। देखिए जो मेंडल था, मेंडल जो थे, इन्होंने अपने जो प्रयोग करे थे, इनके प्रयोग को मेंडल के लॉज, मेंडल लॉज के नाम से जाना जाता है। मेंडल्स लॉ, ठीक है, मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग करे और कुछ नियम दिए। इन नियमों के आधार पर इन्होंने ये समझाया कि लक्षण अपने जनक से पेरेंट्स तक, सॉरी अपने जनक से संततियों तक, पेरेंट्स टू चाइल्ड कैसे जाते हैं, कैसे इनहेरिटेंस होते हैं, किस तरह से ये इनहेरिटेड होते हैं, किस तरह से वंशागत होते हैं। और इनका जब इन्होंने अध्ययन करा तो अपने अध्ययन के आधार पर, अपने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर इन्होंने 3 नियम दिए। ठीक है, 3 इन्होंने लॉ दे दिए और उन नियमों के आधार पर इन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से लक्षण, आनुवंशिक लक्षण जनक से संततियों तक सर्वाइव करते हैं। पहला जो था प्रभावीता का नियम, प्रभावीता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। ठीक है, और एक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन
का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, ठीक है, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस तरह से मेंडल ने अपने ये तीन प्रयोग दिए थे, तीन नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और इन तीन नियमों के आधार पर इन्होंने ये समझा दिया था कि जो आनुवंशिक लक्षण जो लक्षण होते हैं वो किस तरह से अपने जनक से संततियों तक जाते हैं, ये क्या कारण है और किस मेथड्स में किस वे से वो जाएंगे, ठीक है। आनुवंशिक लक्षण वो होता है जो कि जीन्स के द्वारा जनक से संततियों तक जाते हैं, ठीक है। अब जो ये तीन नियम है, इन तीन नियमों के आधार पर इन्होंने क्या बताया था, किस तरह से एक्सप्लेन करा था, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।